तो स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आपको समझाने वाले हैं और कौन सा प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा, किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न बनेगा, सब कुछ आपको अच्छे से बताने वाले हैं। तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खंड का की, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, यानी प्रश्न नंबर 1 में आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं? हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, यानी हिंदी गद्य साहित्य के विकास से। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं 5 एक नंबर के। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों राम प्रसाद निरंजनी। इसके बाद है सदल मिश्र की रचना है सत्यामृत प्रवाह, भूतनाथ, भारत सौभाग्य, नासकेतोपाख्यान। तो इसका खा का चौथा ऑप्शन से हो जाएगा। सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों भूतनाथ, ये भूतनाथ उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का। इसके बाद है भारत सौभाग्य। तो भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। सत्यामृत प्रवाह, ये मेरे प्यारे बच्चों किसकी है? सत्यामृत प्रवाह। सत्यामृत प्रवाह के लेखक हैं सिद्धाराम फुल्लौरी। इसके बाद है बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। इंदुमती कहानी किसकी है? तो इंदुमती कहानी है मेरे प्यारे बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी की। हिंदी की प्रथम कहानी है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास इसके उपन्यासकार हैं। और साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है, ठीक है। इसके बाद है अगला साहित्य और समाज के लेखक। तो रामधारी सिंह दिनकर साहित्य और समाज के लेखक हैं। इसके बाद है जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र, सोच विचार, सुखदा, यानी ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसमें हिंदी पद्य साहित्य से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। किस महाकाव्य में 12 सर्ग होते हैं? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा किस महाकाव्य में 12 सर्ग होते हैं। 12 सर्ग किस में होते हैं? कामायनी में, प्रिय प्रवास में, साकेत में, वैदेही वनवास में। तो यहाँ देखिए साकेत जो है मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य है और इसमें कितने सर्ग होते हैं? 12 सर्ग होते हैं साकेत में। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है और इसमें 18 जो है क्या होते हैं? सर्ग होते हैं। प्रिय प्रवास इसमें 17 होते हैं, ये भी किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। कामायनी में होते हैं 12, ठीक है। कितने होते हैं? 12। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। तो यहाँ पर कामायनी में होते हैं 15, ठीक है। यहाँ पर साकेत में आपके 12 होते हैं। ये मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका पूछ रहा है 12 सर्ग, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर पूछ ले दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो बताना है 1951। तीसरा तार सप्तक पूछ ले तो 1959 बताना है, ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथिली शरणगुप्त की रचना है। तो सिद्धराज है, भारत भारती है, पंचोटी है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कामायनी महाकाव्य है, कानन कुसुम है, लहर है। वैदेही वनवास नहीं है, ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3। क्या पूछता है? 3 में दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का मेरे प्यारे बच्चों पूछता है, ठीक है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, कितने अंक के? 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के बाद अभी आपको हम ट्रिक भी बताएंगे। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे
उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। आप चलिए देख लेते हैं इसका ट्रिक पहचानने का। तो आपको भूमि शब्द मिल जाए, ठीक है, पृथ्वी शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, ठीक है, धरती शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, यानी पहला चैप्टर है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इतना करने पे आपको 2 अंक मिलेंगे। बहुत ही आसान है, सारा आपको उत्तर जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, केवल आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगी। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, बहुत ही आप आसानी से मिल जाएगा आपको। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? यानी लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, यानी उसका कोई मूल्य नहीं होता। ये भी उत्तर वहाँ पे बहुत ही आसानी से लिखा हुआ है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या। तो किसकी व्याख्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो रेखा खींची हुई है इसकी व्याख्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता, महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म है। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा करके 2 पैराग्राफ इसमें पूछते हैं, आपको 1 करना रहता है। तो अथवा वाला भी देख लेते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, इस पाठ को पहचानने के लिए अगर भाषा शब्द मिल जाए, भाषा की बात हो, यानी नए शब्दों की खोज की बात हो, भाषा की बात हो, संस्कृत की बात हो, विज्ञान की बात हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता। और इसके लेखक मेरे प्यारे बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों। यानी भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। भाषा किसका अभिन्न अंग है? तो भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, आपने अभी पढ़ा था, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। आपने सबसे ऊपर पढ़ा था, है ना, यहाँ पे। इसके बाद पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किससे करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या करना है आपको। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती है, इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। ठीक है, पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो सबसे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि कोई लज्जा से युक्त पथिक महिला कहीं दिखाई दे, रास्ते में पथिक महिला दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी के, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना।
जो थोड़ी भी शर्मित हो गोद ले श्रांति कोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसको गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। ओठों की वो कमल मुख की मलिनता को मिटा देना। फिर राधा कहती है कोई कलांता, कोई थकी हुई कृषक ललना यानी किसान स्त्री खेत में जो दिखावे, खेत में दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों मतलब थकावट को मिटाना, मतलब मिटा देना। जाता कोई जरद यदि हो व्योम में तो ला। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके उस तपी हुई, गर्मी से तपी हुई भूतांगना यानी गर्मी से तपी हुई स्त्री के ऊपर, किसान स्त्री के ऊपर ला करके उसके ऊपर छाया करके उसको सुख प्रदान करना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक पवन दूत का है, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद है राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है, परोपकार का व्यवहार करने को कहती है, ठीक है। राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा, तो राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। फिर एक कृषक ललना शब्द में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण है और उपमा अलंकार है। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं, क्योंकि इसमें भी दो करके पूछता है, आपको एक करना रहता है। कहते आते थे यही अभी निर्देही, के कहती है कि संसार के लोग अभी तक यही कहते आए हैं, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। अब कहे सभी आहाय विरुद्ध विधाता, के कहती है कि जब अब विधाता हमारे विपरीत है तो अब सभी लोग यही कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहता है, रहे कुमाता माता, लेकिन माता कुमाता हो जाती है। के कहती है बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस मैंने इसका केवल बाहरी आवरण देखा, इसका मजबूत हृदय नहीं देखा, इसका केवल कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा। मैंने केवल दूसरों का स्वार्थ नहीं देखा, मतलब परमार्थ नहीं देखा, दूसरों का भला नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा, केवल अपना ही स्वार्थ साधा, यानी अपना ही भला देखा। इसी कारण तो आज यह बाधा, इसी कारण तो हाय आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। के कहते हैं युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी के थी। यहाँ पर देखिए उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो आपको पता है ये जो है साकेत, यहाँ पर देखिए के का अनुताप शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, आपको इसको ध्यान रखें, ठीक है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने बता ही दिया है। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते हैं, तो अभी आपने पढ़ा पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। किसने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो के ने पश्चाताप किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। हम यहाँ पर अच्छे से आपको बताने वाले कैसे आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। 80 शब्द में लिखना है और ये 5 अंक का होगा। यहाँ पर देखिए 3 पूछता है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आपको एक करना रहता है। तो चलिए एक हम पढ़ते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का और आपको बताते हैं कि कैसे एग्जाम में लिखना है। जैसे हमने लिखा है वैसे आपको भी लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन या महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। क्या डालना है, साहित्यिक परिचय। जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको उसी प्रकार से लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ या मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया।
इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके बाद देखते हैं रचनाएं। हेडिंग डालेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहले हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह, कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। शोध ग्रंथ में पाणिनिकालीन भारत और संपादन में पद्मावत और हर्षचरित। इसके बाद खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी 80 शब्द में है और 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय का, मिस प्रिंट है थोड़ा सा, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर पर रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानूनगो पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1947 में इनका देहांत हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इन्होंने हिंदी के तीनों युगों, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रचनाएं लिखेंगे, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, अधकिले फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और रुक्मणी परिणय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर प्रश्न कौन सा है? 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर में क्या लिखना है आपको? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 80 शब्द में लिखना होता है और 5 अंक का यह भी होता है। तो यहाँ पर देखने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आपको। ठीक है, कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। आगे लिखेंगे, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। आगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुनरी कनेली के माध्यम से आवाज़ पंचायत तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंचायत के लोग उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, यहाँ पे 7 रहेगा। ठीक है, 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में रहता है और 5 अंक का आपको लिखना रहता है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप देखेंगे। इसके बाद है खंड खा, 8 का नंबर। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसका, क्योंकि 5 अंक अनुवाद का मिलता है और 2 अंक संदर्भ का मिलता है। धन्यो अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। धन्यो माने धन्य है, अयम माने यह, भारत देशा माने भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, जन मानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी माने सुंदर शब्दों के समूह को शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने संस्कृत भाषा, समुलिसत माने सुशोभित है। यानी यह भारत देश धन्य है,
जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमाने से निकले हुए, विद्यमान वर्तमान, वांग्यम माने साहित्यों में, यानी विद्यमान वर्तमान साहित्यों में, अस्या माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, चा माने और, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। यमेव भाषा, यही भाषा, संस्कृत नामनाथ माने संस्कृत के नाम से, यही भाषा संस्कृत के नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। अस्माकम रामायण, हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चतवारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्ट 10 पुराणानि, 18 पुराण, चा माने और, अन्यान माने अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, महाकाव्य नाटक आदि, अनुष्यामयो माने इसी, भाषा माने भाषा में, लिखतान संत माने लिखे गए हैं। संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अथवा करके 2 पुस्तक आपको एक करना रहता है। ठीक है, देखिए, महामनस्विना मदन मोहन मालवीयास, जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभूत, यानी महामना मदन मालवीय का जन्म, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्माननीय विद्वान आसीत, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागम, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और, चा माने और, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय माने म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा माने शिक्षा, प्राप्ति माने प्राप्त करके, अत्रैव माने यही, राजकीय विद्यालय माने राजकीय विद्यालय में, अध्यापनम माने पढ़ाना, आरब्धमान माने शुरू कर दिए। युवका मालवीय, युवक मालवीय, शौकियन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषण माने प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम माने लोगों के, मनान से माने मन को, अमोहित माने मोह लिया। ठीक है, अतः इसलिए, अस्य माने ये, सुहृदा तम प्राविधाक प्राप्य देश श्रेष्ठतम सेवा कृति प्रतिवंता, अतः अस्य माने इनके, सुहृदा माने चाहने वालों ने, तम माने इन्हें, प्राविधाक पदवी माने वकील की पदवी, प्राप्त माने प्राप्त कर, देशस्य माने देश की, श्रेष्ठतम माने श्रेष्ठ, सेवा माने सेवा, कृत माने करने के लिए, प्रेरितवंता माने प्रेरित किया। यहाँ पर संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद खा नंबर है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। सेम है 7 नंबर का, सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। इस तरह से आपको संदर्भ लिखेंगे, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। अथवा वाला भी देख लेते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घटा, सा हेतु सर्वविधानाम धर्मस्य चाधनश्च। तो जल बिंदु माने बूंद, यानी जल की एक एक बूंद, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने क्रमशः, पूर्यतः घटा, घटा माने घड़ा, पूर्यतः माने भर जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। ठीक है, सर्व विधाना माने सभी विधानों में, धर्मस्य चा धनस्य चा, धर्म और धन का, सामान्य यही, हेतु माने कारण है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न रहते हैं, पूछे जाते हैं 4 अंक के। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 10 का खा और गा में है रस अलंकार छंद, ये 2-2 अंक के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अथवा करके 2 पूछता आपको, एक करना रहता है, करुण अथवा श्रृंगार रस, उपमा अथवा श्लेष अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। इसके बाद 11 नंबर है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध। तो निबंध भी 9 नंबर का पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद में है 12 नंबर प्रश्न, नायिका का संधि विच्छेद। ने प्लस अका होता है, गुम्फिता गुम प्लस पिता होता है, प्रेजते प्रा प्लस एजते होता है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। नीलम्बुजम दशाननम। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जो अपना समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहा है और अपने अध्ययन के प्रति सचेत नहीं है। तो ये 8 नंबर के मेरे प्यारे बच्चे पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का? 8 नंबर का। इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट हम बताएंगे आपको। फिर 14 का है, पहला निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट करना है। लिखिता कृत्वा दृष्टव्या। इसके बाद दूसरा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। एक शब्द में प्रत्यय लिखना है, यानी 1-1 नंबर का होता है। इसके बाद अगला है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख करना है। 2 करना रहता है
आपको एक करना रहता है, 2 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत। ठीक है।